जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की ये वीडियो बीटीसी तृतीय सेमेस्टर, जिसे आज डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, और आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श विषय को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे से संबंधित है। तो सबसे पहले हम सामान्य बच्चों के बारे में जान लेते हैं। तो जिन बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्तर, ठीक है, जिसको हम आईक्यू लेवल भी कहते हैं, वो कितना होता है, 90 से 110 होता है, उन्हें हम सामान्य बच्चे कहते हैं। समझ गए? ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं। और इस आईक्यू लेवल के बारे में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा साहब, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाइए, क्योंकि डीएलएड बहुत हार्ड होता है, बैक बहुत लगती है, इसलिए मेहनत से काम कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको डालना होगा, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। आपको हेडिंग क्या डालना है, विशिष्ट बच्चे किसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है साहब। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर, विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों व्यवस्था करें हम अलग से? तो भैया एक बात बताइए कि जो विशिष्ट बच्चा है, उस विशिष्ट बच्चा कौन सा होता है? या तो बिल्कुल जड़ बुद्धि होगा, मंद बुद्धि होगा, या तो उस विशिष्ट बच्चे की बुद्धि बहुत ही तेज होगी। अब सामान्य बच्चा जो है पढ़ने में ठीक ठाक होता है, और जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सामान्य बच्चों के साथ ही विशिष्ट बच्चों को प्रदान की जाएगी। अब एक बात बताइए, सामान्य बच्चे तो उस चीज़ को ठीक से समझ लेंगे, लेकिन जो जड़ बुद्धि है, जो विशिष्ट बच्चा है, उसके समझ में नहीं आएगा, तो उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है भाई? नहीं होगा ना। या तो क्लास में जो विशिष्ट बच्चा है वो बहुत तीव्र बुद्धि का होगा, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा होगा, तो टीचर सामान्य बच्चों के हिसाब से पढ़ाएगा, तो वो तो ये सोचेगा ना साहब कि हमको तो ये सब पता ही है, हम क्यों पढ़ें सर। तो इसलिए अलग से विशिष्ट व्यवस्था करनी पड़ती है बच्चों के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझने में सामान्य शिक्षकों को कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। एक सामान्य शिक्षक जो है वो सामान्य बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन विशिष्ट बालक को नहीं पढ़ा सकता, उसे उसमें कठिनाई ज़रूर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में परिभाषा पूछ ली जाती है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या लिखना है आपको? विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मेरे लाल, इसको अच्छे से समझो। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण पर लागू होता है या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण क्या होता है, वह व्यक्ति जो होता है वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, और इससे क्या होता है, उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग तुमको डालना है, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। ठीक है, जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट डालना है प्रतिभाशाली, यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, कला होती है, वो जो होते हैं विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, सृजनात्मक, जो बच्चे सृजनात्मक अच्छे से कर लेते हैं, जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
चौथा हमारा पॉइंट है मंद बुद्धि। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत मंद बुद्धि बच्चे भी आते हैं, जिनका दिमाग बहुत कम होता है, जिन्हें चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती। पांचवा, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ बच्चे। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं वो शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ बच्चे कहलाते हैं और ये विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है पिछड़े बच्चे। तो पिछड़े बच्चे भी जो हैं वो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। बाल अपराधी, जो बाल अपराधी होते हैं ना, वो बच्चे भी विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। समस्याग्रस्त बच्चे, जो बच्चे समस्या से ग्रस्त होते हैं वो समस्याग्रस्त बच्चे हो जाते हैं। असमायोजित बच्चे, ठीक है, ये बच्चे भी विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। सांवेगिक बच्चे, अस्थिरता युक्त, ये सभी प्रकार के बच्चे जो हैं वो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत ही आते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको डालना है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। अगर भैया आपसे पूछ लिया जाए कि आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। समाज में जितने भी लोग पाए जाते हैं उन सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है साहब। हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग आपने देखे हैं, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी का नेचर अलग अलग होता है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो जितने लोग उतना उनका व्यक्तित्व अलग अलग। कुछ लोग होते हैं समाज में वो सामाजिक होते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं और कुछ लोग असामाजिक होते हैं। तो जो सामाजिक लोग होते हैं वो समाज के साथ मिलजुल कर रहते हैं, समाज में रहते हैं, ठीक है। और जो कुछ अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी का मतलब ये है कि उन लोगों को सिर्फ खुद से मतलब है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने काम से काम। कुछ असामाजिक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, इतनी तेज बुद्धि होती है कि अगर एक बार में उन्हें कोई चीज़ बता दी जाए तो वो सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। उन्हें चाहे आप कुछ भी कर लो समझ में नहीं आने वाला। बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। तो कुछ बच्चों में कार्य को सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मंद बुद्धि वाले तो अच्छा फिर भी थोड़े से ठीक होते हैं, कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाता है उनके। लेकिन जो जड़ बुद्धि होते हैं ना, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। उन जड़ बुद्धियों में कार्यों को सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब तो आप पहचान जाएंगे ना विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिखेंगे कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके कारण विशिष्ट बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विशिष्ट बच्चों को अगर हम सामान्य बच्चों के साथ बिठा देंगे और उनको पढ़ाएंगे, तो जो हम पढ़ाएंगे ना वो सामान्य बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे, ना कि विशिष्ट बच्चों के हिसाब से। तो विशिष्ट बच्चों में कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, कुछ तेज बच्चे भी होते हैं। तो जो जिनका दिमाग थोड़ा कम होता है उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और जो तेज बच्चे होते हैं वो खुद में ये सोचेंगे कि सर हमको ये मालूम है, हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो उनका सर्वांगीण विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए समाज और अध्यापक का ये दायित्व बनता है। किसका दायित्व बनता है? समाज का और अध्यापक का, कि वे विशिष्ट बच्चों की पहचान करें और उन्हें उनकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। यह समाज और अध्यापक का दायित्व है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के बारे में, किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि निरीक्षण द्वारा। जो अध्यापक होता है वो कक्षा में जब पढ़ाता है, ठीक है, तो कक्ष में शिक्षण के दौरान अध्यापक निरीक्षण करेगा और विशिष्ट बच्चों की पहचान करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा है चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा। ये परीक्षण तब किया जाता है जब विशिष्ट बच्चों की पहचान नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट बच्चों की पहचान नहीं कर पाते हम, तो बच्चों क्या करते हैं कि बच्चों का शरीर और मस्तिष्क का चिकित्सकीय परीक्षण कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि विशिष्ट बच्चा कौन सा है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट लिखा है यहाँ पर मानसिक परीक्षण द्वारा। बच्चों का मानसिक परीक्षण जो है हम टेट परीक्षण द्वारा भी कर सकते हैं। हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमें विशिष्ट बच्चों की पहचान हो सकती है।
चौथा हमारा पॉइंट है शैक्षिक परिणामों के द्वारा। विशिष्ट बच्चों की कक्षा में परीक्षा करवाने के बाद जो उसका परिणाम होता है, परीक्षा फल निकलता है, उसका मूल्यांकन और अवलोकन करके हम विशिष्ट बच्चों की पहचान कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है व्यवहार के अवलोकन के द्वारा। अच्छा, बच्चों के व्यवहार द्वारा यानी कि बच्चे जो भी व्यवहार करते हैं उनका हम क्या करेंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे और विश्लेषण करेंगे। इसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि विशिष्ट बच्चे कौन कौन से हैं। छठा पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा है, 5 लिख दिया मैंने, लेकिन छठा पॉइंट डालना अब साक्षात्कार के द्वारा। मतलब बच्चों का जब हम साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार को क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, बच्चों का जब हम साक्षात्कार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।